वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम पंकज पांडे है। बेटा आज हम आपको फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? भौतिक विज्ञान। ये साइंस आपका चलता है 9th में सब्जेक्ट, उसी में भौतिक विज्ञान एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि भौतिक विज्ञान क्या है। अब भौतिक विज्ञान क्या है, जो अगर इसकी डिफिनेशन कहा जाए तो भौतिक विज्ञान में बेटा क्या पढ़ाई करते हैं हम लोग? भौतिक विज्ञान में हम स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, हमारे नेचर में, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही होती हैं, उन घटनाओं के बारे में जो अध्ययन स्टडी की जाती है, वो कौन सी साइंस में करते हैं? वो फिजिक्स में करते हैं। जैसे आपने न्यूटन साहब वाला पढ़ा होगा, कहानी सुनी होगी, एक फल पेड़ से नीचे की तरफ गिर रहा है, एक नेचुरल फिनोमेना है। जो अगर अभी हम लाइट ऑन कर दें तो फैन चलने लगेगा बेटा। अब जब फैन चलने लगेगा तो फैन चलना भी एक नेचुरल फिनोमेना है। घोड़ा दौड़ रहा है। तो जो भी हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना मतलब हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, उन सारी घटनाओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में करते हैं बेटा। किस में करते हैं? भौतिक विज्ञान। तो जो अगर तुमसे भौतिक विज्ञान की परिभाषा या डिफिनेशन कोई एक लाइन में पूछे तो हिंदी में क्या लिखेंगे? ब्रह्मांड में घटित होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। जो अगर इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहो? द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना इन फिजिक्स। नेचुरल फिनोमिना की स्टडी कहाँ करेंगे बेटा? हम लोग फिजिक्स में करेंगे। ये हमारी भौतिक विज्ञान की डिफिनेशन होती है। अब इसमें हम एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन। मोशन मतलब गति। मोशन इसका इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले मोशन समझेंगे तो हिंदी मीडियम वाला क्या समझेगा? गति समझेगा बेटा। इंग्लिश मीडियम वाला फिजिक्स समझेगा तो हिंदी मीडियम वाला भौतिक विज्ञान समझेगा। तो हमें क्या पढ़ना है बेटा? मोशन, गति के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है मोशन या गति। तो बेटा ये मोशन या गति पढ़ने से पहले हमें दो बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहली बात हम उसमें स्टार्ट करते हैं, वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ना है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या इसको हिंदी में पहले लिखें, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए निर्देश तंत्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? निर्देश तंत्र क्या होता है? सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है निर्देश तंत्र, आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 9th की जो आप साइंस की बुक पढ़ रहे होंगे उसमें निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमें थोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए, हमें इसके बारे में बेटा पता होना चाहिए। जो अगर हमें निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए तो हमारे ये गति जो चैप्टर है, जो मोशन का चैप्टर है, इसके पढ़ने की राह आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ये राह हमारी आसान हो जाएगी। और जब ये राह आसान हो जाएगी इसलिए हमको ये पढ़ लेना सही रहेगा। तो निर्देश तंत्र क्या होता है? जैसे मैं कहूँ तुम कहाँ हो इस समय, तो तुम या तो रूम में होगे, या सोफे पे बैठे होगे बेटा, या बेड पे बैठे होगे। जैसे मैं कहाँ हूँ, तो मुझे कहा जाए तो मैं बोर्ड के सामने टहल रहा हूँ। ये हमारा स्क्रीन बोर्ड है, इस बोर्ड के सामने मैं टहल रहा हूँ। तो बेटा निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु
कि स्थिति को बताने के लिए, किसको बताने के लिए बेटा? स्थिति को बताने के लिए जिस निकाय या जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसी सिस्टम को निर्देश तंत्र कहते हैं। मैं जैसे तुमसे पूछूं तुम कहाँ हो तो क्या बताओ? जैसे मैं तुमसे पूछ लिया मैंने, बेटा तुम कहाँ हो, तो क्या कहोगे? तो तुम कहोगे मैं सर रूम में हूँ, या कहोगे मैं सर घर में हूँ, या आप कहोगे मैं सर बाराबंकी में हूँ, या मैं सर कहोगे मेरे अपने गांव में हूँ। तो आप यहाँ पे जब भी एक क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्या क्वेश्चन मार्क लगाएं कि तुम कहाँ हो, या मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे पापा कहाँ हैं इस समय, पिताजी तुम्हारे कहाँ हैं, तो क्या बोलोगे? घर में हैं, या कहोगे सर ऑफिस गए हुए हैं, या कहोगे सर लखनऊ गए हुए हैं। तो किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें किसी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए बेटा हमें किसी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। हमें हिंदी वाले क्या समझेंगे, किसी निकाय की तो ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें जिस सिस्टम या निकाय की ज़रूरत पड़ती है उसी सिस्टम या निकाय को हम क्या कहते हैं बेटा? निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। मैं कह दूं फैन कहाँ है तो क्या बताओगे? रोड पे है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहोगे। कहोगे फैन सर सीलिंग पे लगा हुआ, छत में लगा हुआ है। तो फैन की स्थिति बताने के लिए क्या बताओगे? सीलिंग। अब जैसे मैं कह दूं कि ग्लास कहाँ रखा है तुम्हारे घर का, तो ग्लास कहाँ रखा है? किचन में रखा हुआ है। तो ग्लास की स्थिति कहाँ है बेटा? किचन में है। तो निर्देश तंत्र क्या होता है? अब निर्देश तंत्र की जो परिभाषा कही जाए या डिफिनेशन कही जाए, हिंदी मीडियम वाले परिभाषा समझेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले डिफिनेशन समझेंगे। तो निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या होगी बेटा? किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए जिस निकाय की जरूरत पड़ती है वह निकाय निर्देश तंत्र कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कह सकते हैं? द सिस्टम विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा सिस्टम जो किसी की पोजीशन को डिस्क्राइब करे क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। The system which describe the position of an object is known as frame of reference. अब जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, बताओ, मैं कह दूं तुम कहाँ हो, तो तुम ये भी कह सकते हो मैं कमरे में हूँ, तुम ये भी कह सकते हो मैं घर में हूँ, या तुम्हारा गांव कोई होगा या तुम बाराबंकी में रहते हो तो तुम कह सकते हो सर जी मैं बाराबंकी में हूँ। कोई ये भी कह सकता है मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। क्या गलत हो जाएगा? कोई ये कह सकता है कि सर मैं भारत में हूँ, इंडिया में हूँ, सिंपल कह सकता है। कोई कह देगा मैं पृथ्वी पर हूँ, जैसे मैं कह दूँ तुम कहाँ हो तो कह दो मैं पृथ्वी पर हूँ, तो क्या गलत हो जाएगा? या तुम कह दो मैं सर बाराबंकी में हूँ तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही है। तो क्या किसी की स्थिति बताने के लिए कोई रूल है कि नहीं तुमको घर ही बताना पड़ेगा, नहीं तुमको कमरा ही बताना पड़ेगा, नहीं तुमको बाराबंकी ही बताना पड़ेगा? इसका कोई रूल तो नहीं है बेटा। आपको स्थिति बतानी है और स्थिति बताने के लिए जो सिस्टम चाहिए उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निर्देश तंत्र कहते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ से एक बात हम और जान पा रहे हैं कि किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें कोई नियम कानून नहीं है। कोई नियम है कि नहीं तुमको बताना पड़ेगा तुम कमरे में हो, नहीं तुम कह दो मैं घर पे हूँ, तुम कह दो मैं बाराबंकी में हूँ, तो तब भी तो सही है, स्थिति तो सही है। जैसे तुमसे पूछा जाए बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम कहोगे सर बाराबंकी में, सही है। या कह दोगे सर ऑफिस गए हैं, तब भी सही है। या कह दो सर उत्तर प्रदेश में है, तब भी सही है। तो यहाँ पे एक बात और हम जान पा रहे हैं
कौन सी बात जान पा रहे बेटा? हम ये बात जान पा रहे हैं कि किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए पहला तो ये जिस निकाय या सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र कहते हैं। दूसरी बात क्या है? निर्देश तंत्र चुनने के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है बेटा। निर्देश तंत्र चुनने के लिए ना तो कोई नियम है और ना ही कोई कानून है। तो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? देयर इज नो रूल एंड रिस्ट्रिक्शन। क्या है बेटा? कोई भी रूल एंड रिस्ट्रिक्शन नहीं है निर्देश तंत्र चुनने के लिए। कोई नियम, हिंदी मीडियम वाले क्या कह सकते हैं? कोई नियम या बाध्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है। आप अपने अनुसार, अपनी डिजायर के अनुसार अपनी पोजीशन को बता सकते हैं। अब तुम्हारी मम्मी पूछने आई तुमसे, बेटा तुम कहाँ हो? तो कह दोगे कमरे में है। अब कोई बाहर से तुमको फ़ोन करके पूछ रहा है तुम्हारा फ्रेंड, हेलो भाई तुम कहाँ पे हो? तो क्या कहोगे? तो कहोगे सर जी या भाई साहब यार मैं अपने घर पे हूँ। तो क्या आपने दोनों अवस्थाओं में अपनी स्थिति बताई? नहीं बताई। तभी लिखा गया है यहाँ पे देयर इज नो रूल एंड रिस्ट्रिक्शन टू चूज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन आपका निर्देश तंत्र चुनने के लिए कोई नियम या बाध्यता नहीं होती है। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको निर्देश तंत्र समझ आ चुका हो। निर्देश तंत्र क्या है? ऐसा कोई निकाय जो किसी की स्थिति बताए, निर्देश तंत्र कहा जाता है। इसको चुनने के लिए कोई नियम या बाध्यता नहीं होती है। इंग्लिश में कह सकते हैं अ सिस्टम विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देयर इज नो रूल एंड रिस्ट्रिक्शन टू चूज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फिर हमने आज से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा कहाँ है? सोच के बताओ। आज से पहले हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा कहाँ है? सोचो, 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ। आज से पहले बेटा तुमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र कहाँ पढ़ रखा है? कहीं तो पढ़ा होगा। सोचो, मैथमेटिक्स में सोचो या आप फिजिक्स में सोचो या अपने लाइफ में, दैनिक जीवन में सोचो, कहाँ पे तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा? मैं याद दिलाता हूँ। आपने बेटा एक्सिस पढ़ा होगा या नंबर लाइन पढ़ा होगा। जैसे पढ़ा होगा ये एक्स एक्सिस, क्या पढ़ा होगा बेटा? ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, क्या पढ़ा होगा? एक्स अक्ष। और ये एक्स अक्ष होता है। नंबर लाइन में भी पढ़ा होगा, ये यहाँ पे 0 होता है। इधर तुमने बेटा माइनस एक्स अक्ष पढ़ा होगा। ऐसे नंबर लाइन नहीं पढ़ा था बचपन में, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। यहाँ 0 होता है, इधर नंबर 1, 2, 3, 4 और ऐसे बढ़ते चले जाते। और इधर क्या होते हैं बेटा? -1, -2, -3 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बारे में पढ़ाई की नंबर लाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है बेटा? एक एक्स अक्ष बनाया है। ये हमारा एक बिंदु है जो ओरिजिन मान लिया। अब इधर की तरफ हमारे x की वैल्यू, अच्छे होते ना बेटा, x की वैल्यू यहाँ पे x 0 होता है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखते हैं? 1। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है बेटा? x की वैल्यू 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है बेटा? 3। इसी तरह बढ़ता चला जाता है। आगे x की वैल्यू क्या होगी? 4। उसके आगे x की वैल्यू क्या होगी? 5। उसके आगे की वैल्यू क्या होगी? 6। उसके आगे की वैल्यू 7, 10, 11, 12, 1000, लाख, 2 लाख, आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह इधर क्या होगा बेटा? x0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? सोच के बताओ। इधर निगेटिव होते हैं,
x इक्वल टू -1, फिर क्या होगा x इक्वल टू -2, फिर x इक्वल टू ऐसे बढ़ती चली जाएगी लाइन। x इक्वल टू क्या होगा बेटा, x इक्वल टू -3, फिर x इक्वल टू होगा ये पॉइंट -4। ये हमारा अच्छा होता है, जो आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, और जो अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लो बेटा कि ये x इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 0, और इधर x की वैल्यू धनात्मक होती चली जाती हैं। क्या होती हैं, x इक्वल टू 1। अब जो अगर ये एक टाइप का अब डिस्टेंस तुम्हें पता नहीं होगा अभी क्या होता है, तो समझ लीजिए ये एक लंबाई है, एक अवस्था है जिसमें x इक्वल टू 1 है, यहाँ x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू, और ये क्या है बेटा, लेंथ है। तुम डिस्टेंस ना समझ के लेंथ समझ लो। क्या समझ लो बेटा, लेंथ समझ लो, लेंथ। और लेंथ क्या होती है बेटा, ये लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई। लंबाई तुमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा हो, मेजरमेंट, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर में भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, किलोमीटर में भी होता है, डेसीमीटर में भी होता है, मिलीमीटर में भी होता है, और लाइट ईयर प्रकाश वर्ष भी होता है। मे भी तुम्हारी क्लास 9th की स्टार्ट हुई हो तो शुरू में मापन में थोड़ा बहुत तुमने देखा होगा। तो बेटा ये क्या है, लंबाई है। क्या है, लंबाई। ये मीटर में भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर में भी हो सकते हैं, मिलीमीटर में भी हो सकते हैं, किलोमीटर में भी हो सकते हैं, डेसीमीटर में भी हो सकते हैं, डेकामीटर में भी हो सकते हैं। जो भी लंबाई का, जो भी लेंथ या लंबाई का मात्रक होगा उस हिसाब से इसको बेटा 1D भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1D। 1D का मतलब 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं एक अक्ष या यूनी डायरेक्शनल, या इसको हम कह सकते हैं आप तो सरल रेखा। क्या कह सकते हैं बेटा, सरल रेखीय, या 1 डायमेंशन हिंदी में भी इसको बोल देते हैं 1 डायमेंशन, एक अक्ष, सिंगल अक्ष। तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, निर्देश तंत्र। जैसे अब ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं, मान लेता हूँ कि कोई वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, कोई एक लड़का या लड़की मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ, एक्स अक्ष। तो क्या कहोगे, हम कहेंगे कि एक लड़का, ये जो लड़का बना हुआ है बॉय, कह देंगे कहाँ पे बैठा हुआ है बताओ, तो कहाँ पे बैठा हुआ है, x इक्वल टू 2 मीटर पे बैठा हुआ है। अब इस लड़के की अवस्था को बताने के लिए हम क्या बताएंगे, इस लड़के की अवस्था को बताने के लिए हम बताएंगे कि लड़का x अक्ष पे, इसको क्या कहते हैं बेटा, x अक्ष कहते हैं। x अक्ष पे कहाँ पे है, x इक्वल टू 2 मीटर पे। अच्छा, जो अगर यहाँ होता तो हम क्या कहते, सोच के बताओ। तो हम कहते कि ये लड़का कहाँ पे है, x इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, -4 पे। अब 4 लंबाई पे, और लंबाई की मात्रक या तो मीटर में, या तो सेंटीमीटर में, या किलोमीटर में, या डेसीमीटर में, या मिलीमीटर में, जो भी दी होगी उसको हम लिखेंगे उस हिसाब से। अच्छा, जो अगर यहाँ पे होता लड़का तो क्या कहते बेटा, तो हम कहते कि लड़का x इक्वल टू -1 पे है। अब लड़के की अवस्था को बताने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें इस लाइन की ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, तो इसको हम निर्देश तंत्र मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बेटा, इसी को निर्देश तंत्र मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़ेंगे आगे चल के मैथमेटिक्स में। तो अभी बस इतना सिंपल जान लीजिए कि ये एक्स अक्ष क्या है भाई। अब ऐसे थोड़ो फिजिक्स में हमको पढ़ना होगा तो ये थोड़ो कहेंगे हम कमरे में बैठे हुए हैं। वो तो इन जनरल हमने बताया था बेटा, इन जनरल बताया कि इसकी पोजीशन ये है। लेकिन जो अगर मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हमें क्वेश्चंस करने होंगे तो हम तो यही कहेंगे कि एक वस्तु
एक्स अक्ष पे x इक्वल टू 3 मीटर पे है, ऐसे ही तो बोला जाएगा बेटा। तो इसको हम क्या मानेंगे? निर्देश तंत्र मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? निर्देश तंत्र मानेंगे। तो x अक्ष को हम एज आ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है बेटा? हमें क्या पढ़ाना है? मोशन या गति। क्या पढ़ाना है बेटा? मोशन या गति। तो देखो, किसी वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा? किसी वस्तु की दो अवस्थाएं हम कह सकते हैं। वो केमिस्ट्री वाला नहीं, किसी वस्तु की दो अवस्थाएं हो सकती हैं। जो अवस्था देखें, वैसे तो उसके लिए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वो अवस्था नहीं। वैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो वाला भी नहीं। हमारे यहाँ मोशन में, कहाँ पे बेटा? मोशन में दो स्टेट होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? दो स्टेट। वो दो स्टेट क्या हैं? एक होती है गति की अवस्था। क्या होती है बेटा? गति की अवस्था, जिसको हम कहते हैं मोशन। इसी को कहते हैं मोशन। और दूसरी होती है विराम की अवस्था। विराम की अवस्था, इसी को कहते हैं बेटा रेस्ट। अवस्थाएं हमारी कितनी होती हैं बेटा? एक गति की अवस्था होती है और एक विराम की अवस्था होती है। ठीक। अच्छा, अब मैं बनाऊं। अभी मैंने एक्स अक्ष पढ़ाया था बेटा आपको। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। यहाँ पे क्या था? एक्स इक्वल टू 0 था। मैं कह दूं कि एक वस्तु 10 बजे, कितने बजे बेटा? सुबह 10 बजे, मतलब 10 o'clock पे x इक्वल टू 1 पे, 1 मीटर पे। कहाँ पे है बेटा? x इक्वल टू 1 मीटर पे एक वस्तु सुबह के 10 बजे 10 o'clock पे x इक्वल टू 1 मीटर पे। फिर टाइम बीतता जा रहा है, घड़ी में टाइम चलता जा रहा, दे दनादन चलता जा रहा। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, और बचता जा रहा। ये टाइम पास होता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है। लेकिन वस्तु कहाँ है? वस्तु मतलब मान लो लड़का है। वो लड़का कहाँ है? ये लड़का x इक्वल टू 1 पे ही है। कहाँ पे है बेटा? x इक्वल टू 1 पे है। ये लड़का कहाँ पे है? x इक्वल टू 1 पे ही है। तो अब इस लड़के की अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहेंगे? इस अवस्था को हम कहेंगे, क्योंकि उसकी अवस्था टाइम के साथ नहीं बदल रही है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, लेकिन उसकी अवस्था, उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो इसको बेटा कहेंगे रेस्ट। जैसे आप रूम देखो अपना, सामने दीवार दिखाई दे रही होगी। अब सामने दीवार दिखाई दे रही है, सुबह 6 बजे भी दीवार वहीं थी, शाम को कहाँ पे रहेगी? वहीं रहेगी। अगले दिन कहाँ रहेगी? वहीं पे रहेगी। तीसरे दिन कहाँ रहेगी? वही। तो समय बीत रहा है, लेकिन तुम्हारे सामने की दीवार की अवस्था नहीं बदल रही है। तो हम क्या कहेंगे? दीवार कौन सी अवस्था में है बेटा? हम कहेंगे दीवार विराम की अवस्था में। क्या कहेंगे? रेस्ट की अवस्था में। क्या कहेंगे बेटा? रेस्ट की अवस्था में। अच्छा, आज की क्लास हम बेटा कंप्लीट करते हैं। काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। बाकी हम अवस्था, मोशन, रेस्ट, इससे रिलेटेड जो भी है, फर्स्ट क्लास है तो इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं हम। इसके आगे जो भी है मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू बेटा, नमस्कार।